नाजरीन आदाब। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपको जिस मेहमान से मिलवा रहे हैं वो एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने एक्टिंग के शौक़ को पहचाना और यहाँ मुंबई उसे परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं। इरफान ज़मान अपने तालिब इल्मी के दौर से ही उर्दू ड्रामा से वाबस्ता रहे। उन्होंने यहाँ उर्दू शायकीन के लिए सागर सरहदी साहब के साथ चेकॉव के प्लेस किए और फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुली डंडा को इनैक्ट किया। उनके मशहूर उर्दू ड्रामाओं में चेकॉव का बेर, मुंशी प्रेमचंद का गुली डंडा और यूथनेशिया के थीम पे बना हुआ डॉक्टर अनवर का नाकारा शामिल है। थिएटर में अपनी जड़ों को मजबूत करने के बाद उन्होंने रुख किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ओर और दूसरी फिल्मों के अलावा उन्होंने केतन मेहता की फिल्म मंगल पांडे में आमिर खान के दोस्त का किरदार निभाया। उनकी कैरेक्टर्स में खासी दिलचस्पी है, उन्हें किरदार जीने में लुत्फ आता है। लेकिन हिंदी सिनेमा के इस किरदारों के कम अहमियत वाले दौर में जब उन्हें स्टार टीवी सीरियल पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गौरी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई तो उन्होंने उसे फौरन कबूल किया। नाजरीन ने उन्हें इस रोल में काफ़ी सराहा और इसके लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी मिला। मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होल्ड करने वाले इरफान को हमेशा इस बात की शिकायत रहेगी कि हिंदी सिनेमा में और टेलीविज़न में तलफ़्फ़ुज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यहाँ खुदाई जैसा लफ्ज़ खुदाई और फूल जैसा लफ्ज़ फूल बन जाता है। एक्टिंग के साथ साथ इरफान एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाते भी हैं, लेकिन इन सारी मसरूफियात के बावजूद वो अपने पहले प्यार को नहीं भूले। वक्तन फ़वक्तन वो ड्रामे रचते हैं, उन्हें अदाकारी की लहरों पे सजाते हैं और फिर स्टेज पे एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है। प्यास बुझ गई ना? अब निकलो यहाँ से। अभी प्यास क्या बुझी? हाँ? नाजरीन आपके लिए पेश हैं इरफान हुसैन। इरफान, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहे, वहाँ आपकी तालीम हुई जी। वहाँ के ड्रामाओं के बारे में और ड्रामा क्लब के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। मैं अलीगढ़ एक छोटे से शहर फैज़ाबाद, जो आप कहें कि अदबी हिसाब से छोटा नहीं है, अलीगढ़ गया। अलीगढ़ में एक जिस तरह से और यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग होती है, अलीगढ़ में एक चीज़ है जो बहुत महज़्ज़ब तरीक़े से होती है, अदब वो से है होती है। बहुत अदब से होती है, जिसमें अलीगढ़ की जो स्पिरिट है वो शामिल है और वो कहलाती है वहाँ पे इंट्रोडक्शन। जी। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इंट्रोडक्शन में जो आपसे चीज़ें करवाई जाती हैं उसका मकसद ये होता है कि आपका जो हिडन टैलेंट है वो पता चले कि आप आखिर हैं क्या और आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स पे बात होती है आपसे, और जैसे अगर कोई किसी की आवाज़ अच्छी है तो उनसे पूछते हैं कि कुछ गा के सुनाइए, या इत्तेफाक से मुझसे जब कहा गाने के लिए तो शायद उनको इतना पसंद नहीं आया लेकिन जब मुझसे एक्ट करने के लिए कहा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा सीनियर्स को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन ड्रामा क्लब। जी। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ड्रामा क्लब हमने उससे पहले ड्रामा स्कूल लेवल पे किया था। और पर शौक था आपको? हाँ, स्कूल में मुझे क्या हुआ कि एक बार क्लास, ड्यूरिंग द क्लास कुछ लोग आए कि कौन बच्चे वो करेंगे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस ड्रामे में पार्टिसिपेट करता हूँ तो शायद
मुझे क्लास से छुटकारा मिल जाएगा। और वो टीचर कुछ मारती भी बहुत थी, तो मैं शरारती ज़्यादा था, शायद उस वजह से मारती थी। तो मैंने क्या किया कि उस प्ले में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब मैं वो प्ले कर रहा था तो मुझे लगा कि यार यही एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ या जिसमें मैं बेस्ट हूँ। और तो मुझे बहुत मज़ा आया उस प्ले में। स्कूल लेवल पे जो अवार्ड्स होते हैं वो मिले मुझे उसमें। उसके बाद जब स्कूल से वहाँ पे प्राइमरी स्कूल से जब पास आउट हुए तो वहाँ पे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, एक छोटा शहर होने की वजह से। और उसके बाद वो आर्ट भूल सी गई, लेकिन फिर भी मैं फिल्में देखता था घर से छुपा के फिल्म देखता था। और एक ख़ास बात थी कि मैं और मेरा एक दोस्त था, तो घर वालों को पता ना चले तो इसलिए एक ही टिकट हम लोग लेते थे। मैं इंटरवल तक देखता था और इंटरवल के बाद वो आता था और वो जाता था, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसको एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे। तो घर वालों को पता ही नहीं चलता था कि हम लोग ने फिल्म देखी, क्योंकि उसके लिए 3 घंटे चाहिए होते थे। तो उस तरह से बहुत फिल्में देखी। उसके बाद जब अलीगढ़ आया और अलीगढ़ में इंट्रोडक्शन हुआ, तो इंट्रोडक्शन में मुझसे कहा कि आप एक सीन दिया कि आप इसको एक्ट करके बताइए। तो जब वो एक्ट कर रहा था तो मुझे भी वो अपना बचपन रिकॉल हुआ और मुझे लगा कि ये फिर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल गई है एक्ट करने की। और जिस वक्त मैं एक्ट करता हूँ मैं एक ट्रांस सी फीलिंग होती है, वो ट्रांस सा मैंने फील किया। और उसके बाद जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि आप ड्रामा क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो मैंने कहा कि भाई ये ड्रामा क्लब कैसे ज्वाइन होता है। फिर उसके बाद हॉल फंक्शन में मैंने अपने हॉल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, मुझे उसमें बेस्ट एक्टर मिला पहली बार। तो मैंने कहा कि ये आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है कि जिसमें मैं बेस्ट हूँ। तो फिर उसके बाद ड्रामा क्लब गया। ड्रामा क्लब में पहली बार जो पार्टिसिपेट किया मैंने अलीगढ़ में, द फ्लैग करके एक माइम था उसमें, और उसमें मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। फिर प्रयास प्ले था, फिर काफ़ी प्लेज हम लोगों ने अलीगढ़ में किए। और अलीगढ़ के बाद फिर दिल्ली गए। दिल्ली में साक्षी कलामंच के साथ काफ़ी काम किया। डॉक्टर ज़हीर अनवर कलकत्ता के हैं, राइटर हैं, गालिब अवार्ड उनको मिल चुका है। उनके लिखे हुए प्लेस काफ़ी किए, उनके ग्रुप से भी प्लेस किए। और ये जो आपने बात कही कि रैगिंग जो हमारी सोसाइटी में एक कर्स बन गया है, और जहां हम देखते हैं कि तालिब इल्म सुसाइड कर लेते हैं, उससे आप देखिए किस खूबसूरती से वो हाँ एक इंट्रोडक्शन है जहां आपने अपने आप को डिस्कवर करना है आपको अपने आप को। और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रोसेस है, मतलब आप इंजॉय करते हैं। शुरू में शायद आपको डर लगता है कि जैसा दूसरी जगह रैगिंग होती है वैसे ही कुछ होगा, लेकिन वो रैगिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो रैगिंग है ही नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन है। और उसमें का जो बेस्ट पार्ट है कि आपका हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आता है और आपकी एक पर्सनालिटी, एक ओवरऑल पर्सनालिटी उससे बनती है। और जो बड़े छोटे का लिहाज, जो अदब, जो ट्रेडिशंस वहाँ के, जो वैल्यू जो ट्रेडिशंस हैं जो पिछले 100 साल से चले आ रहे हैं, वो आज भी किसी हद तक फॉलो होते हैं। लोग कोशिश करते हैं फॉलो करने की। तो वो चीज़ें हैं अलीगढ़ की। मतलब हम लोग अभी एक किसी साहब थे, उनसे बात भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में वो बात नहीं रही। मैंने कहा देखिए अलीगढ़ हमेशा अलीगढ़ रहा है, और आज हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो बात नहीं रहेगी, लेकिन जो आज स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है वो आज से 5 साल बाद जाएगा तो कहेगा मेरे ज़माने की बात नहीं रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़माना चेंज हो रहा है, लेकिन जो अलीगढ़ की वैल्यूज़ हैं वो मुझे लगता नहीं कि चेंज होंगी। तो ये बताइए कि अलीगढ़ से मुंबई कैसे सफ़र किया आपने? बिल्कुल एक स्टार्क सा कॉन्ट्रास्ट है दोनों। नहीं, अलीगढ़ ड्रामा क्लब, तो जिस वक्त पहली बार स्टेज पे अलीगढ़ में आए तो लगा कि यही करना है अब। एजुकेशन जो है वो ठीक है, इंजीनियरिंग की वहाँ से, मैकेनिकल से, लेकिन ड्रामा स्टेज पे आने के बाद और अलीगढ़ की ऑडियंस को फेस करने के बाद, कहते हैं कि अलीगढ़ का जो स्टेज है और जो ऑडियंस है उसको अगर आप फेस कर सकते हैं तो आप दुनिया के किसी भी स्टेज को फेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अलीगढ़ में क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ी क्रिएटिव ऑडियंस भी है। क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस जो है वो भी बहुत क्रिएटिव है। जो आपको फीडबैक्स मिलते हैं ऑडियंस से, वो बहुत ही आपको मतलब अपने डेवलपमेंट और इवॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं, जो दूसरी जगहों की ऑडियंस उतना खुल के रिएक्ट नहीं करती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ ख़राब कर रहे हैं, कोई लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ऑडियंस में कोई जो बैठा होगा वो फ़ौरन आपको बोल देगा कि भाई ये खुदा नहीं है, खुदा है।
ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जी। तो एक बार अगर आपने वहाँ गलती की तो वो गलती आप दोबारा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जो अलीगढ़ के बाहर है कि अगर आप खुदा बोल रहे हैं तो जिसको पता भी है कि खुदा खुदा नहीं है वो भी आपको टोकेगा नहीं। हाँ। जबकि हमारा जो बाहर का माहौल ये है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर वो आपको लगता है कि इसका तलफ़ुज़ नहीं सही है तो आप उससे सही तलफ़ुज़ में नहीं बल्कि आप गलत तलफ़ुज़ में बात करते हैं ताकि उसको समझ में आए। एग्जैक्टली, ये बॉम्बे की आपने बहुत खास बात बताई। अगर आप पियून से बात करेंगे तो आप उससे कभी नहीं कहेंगे कि अगर आप जरूरी, आप उससे कहेंगे कि कहेंगे जरूरी, तो वो बहुत परेशान हो जाता परेशान है। होगा। तो आप उससे पूछेंगे कि तू कहाँ जा रहा है। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बॉम्बे में जो फिर इनिशियली आपने ड्रामा जो भी किए, जी, और मैं वापस अलीगढ़ भी से रहे। दिल्ली गया और दिल्ली में साक्षी कला मंच के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने भारतीय विद्या भवन मिस्टर गिरीश देसाई के साथ काम किया। उसके बाद पंडित सत्यदेव दुबे उनके साथ काम किया। प्लस मैं अपने प्लेस करता रहता था यहाँ बॉम्बे में आके। फिर वो सागर सरहदी साहब के प्लेस किए, उनका ग्रुप है द कर्टन, उसके साथ। और जमा हबीब जो हमारे गुरु रहे हैं, हमारे उस्ताद रहे हैं, उनके प्लेस किए। और मैंने अपना ग्रुप फॉर्म किया बॉम्बे में, थिएट्रॉन। जी। उसके साथ काफ़ी प्लेस करता रहता हूँ। प्रेमचंद के काफ़ी प्लेस किए। और स्टोरी का ड्रामाटाइजेशन एक फॉर्म था, उसको हमने अडेप्ट किया। थिएटर एट होम बॉम्बे में शुरू किया, क्योंकि उर्दू प्लेस के लिए आप के पास उतने फंड्स भी नहीं है कि आप ऑडिटोरियम बुक करें। और उर्दू के नाम से थोड़े ऑडिटोरियम वाले थोड़ा सा वो भी होते हैं, इतना इजीली नहीं मिलता आपको। तो हमने थिएटर एट होम एक फॉर्मेट है जिसको स्टार्ट किया कि हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे पास पोर्टेबल सेट होगा, लाइट्स होंगी, और हम उनके घर में जाके परफॉर्म करते हैं। तो जो थिएटर में आप कह रहे हैं कि उर्दू के लिए ये होता है, तो क्या वो इस वजह से कि ऑडियंस कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए नसीर भाई ने जब इस्मत आपा के नाम जी। और मंटो, इस्मत मंटो हाजिर हों जब प्लेज शुरू किए थे, जी। तो नसीर भाई ने उसको नाम दिया था कि उर्दू प्लेज, और बहुत मकबूल रहे। लेकिन कुछ जो रिजर्वेशंस, जैसे आप कहें पृथ्वी थिएटर जो है, पृथ्वीराज कपूर खुद उर्दू बोलते थे, उर्दू थिएटर करते थे, उर्दू मतलब फ़ारसी आमोज़ उर्दू जो थी उस तरह के प्लेस करते थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि उसको ये लोग उर्दू नाम नहीं देना चाहते। शायद थिएटर वालों मतलब ऑडिटोरियम से ज़्यादा जो लोग वहाँ करते हैं, जो कर सकते हैं, जैसे नसीर भाई कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भी धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने उसको चेंज किया कि हिंदुस्तानी है, कभी हिंदी लिख देते हैं उसको। फिर आप देखिए कि जावेद सिद्दीकी साहब ने उर्दू की सहाफ़त में काफ़ी काम किया, काफ़ी फ़िल्में लिखी। जावेद सिद्दीकी साहब के भी जो प्लेस होते हैं उनको टाइटल उर्दू प्लेस नहीं दिया जाता, वो हिंदी प्लेस के नाम से ही होते हैं। गुलजार साहब ने उर्दू में लिखा, उर्दू पढ़ते हैं। गुलजार साहब को उर्दू के लिए गालिब अवार्ड मिला। गुलजार साहब की जो फिल्में रिलीज़ होती हैं वो ठीक है हिंदी में रिलीज़ होती हैं, लेकिन जब उन्हीं फिल्मों को उर्दू एकेडमीज़ बुक फॉर्म में छापती है तो वो फिल्म उर्दू हो जाती हैं। और गुलजार साहब का ही प्ले है उनके इंटायर वर्क पे जिसके ऊपर उनको गालिब अवार्ड मिला, उसके ऊपर एक प्ले है खराशें, जो सलीम आरिफ डायरेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्ले उर्दू प्ले नहीं कहलाता। आपको क्या लगता है कि कहीं एक परसेप्शन सा हो गया है कि उर्दू और मुस्लिम्स को जोड़ा गया है एक नेगेटिव तरीके वे में? जी देखिए क्या है कि मैंने कहीं पढ़ा था एक कि बड़ा अलमिया है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में उर्दू मुसलमान हो गई है। वाकई उर्दू जहाँ पैदा हुई वहीं से दरबदर हो रही है जी। और वहीं के लोग नहीं पहचानते। ये हमारी कुछ आदत सी हो गई है। हमने संस्कृत को ख़त्म कर दिया, एक लैंग्वेज जिसमें हमारा सारा लिटरेचर है, जिससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते अब जी। और पूरी दुनिया हमने संस्कृत को ख़त्म किया। देखिए लैंग्वेज जो है वो तहजीब भी है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, एक तहजीब है। आपने संस्कृत ख़त्म की और आप पर्शियन लाए, उर्दू आई, तो अपने आप धोती कुर्ता से शेरवानी पे आ गए जी। क्योंकि उसके साथ एक तहजीब आई। आपने उर्दू ख़त्म की तो आपने शेरवानी उतार के पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। और अब जो लैंग्वेज आ रही है जिब्रिश,
वो लोगों के क्लोथ से डिफाइन होती है कि वो जो जिब्रिश है उसी तरह के जिब्रिश क्लोथ्स हैं। तो लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, उसकी अपनी तहजीब है और हम अपनी तहजीब को ख़त्म करते जा रहे हैं। आज इंडस्ट्री में देखिए आप कि फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि मजबूरी है सही तलफ़ुज़ की, तो इसलिए हर आदमी बहुत चाहता है कि उसका तलफ़ुज़ सही हो, उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो, और सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनकी उर्दू सही। मतलब अगर हम लोग जब सेट पे रहते हैं तो हर आदमी ये पूछता है कि भाई नुक्ता है हर लफ्ज़ के बाद। एक सेंटेंस में अगर 4 लफ्ज़ हैं तो वो पूछता है कि कहाँ पे नुक्ता है, और इसका क्या मतलब है? अगर वो ये पूछ रहा है इसका मतलब वो जानना चाहता है, लेकिन आपने स्कूलों से ख़त्म कर दिया है। कोई जरिया नहीं रखा है, कोई जरिया नहीं कि वो पहचान पाए। नुक्ता है भाई, नुक्ता लगा देने से लफ्ज़ की का प्रोनाउंसिएशन नहीं बदलता। उर्दू में क्या है कि जिस लफ्ज़ी अलग, जीम अलग है और जे अलग है और जाल अलग है और जोए अलग है, हम जा के नीचे नुक्ता लगा के उसको जा नहीं बना देंगे जी। और अगर जा बनाएंगे तो फिर जौ कहाँ से लाएंगे? जी तो जौ जो है वो ख़त्म ही हो गया है, अब टेलीविज़न हो गया विजन से। बिल्कुल। तो ये है जो उर्दू का अपना प्रोनाउंसिएशन था, जो पर्शियन और ये वो, इवन संस्कृत के जो प्रोनाउंसिएशन थे, संस्कृत में बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन थे जो अब खत्म हो चुके हैं। आप संस्कृत पुराने श्लोकास पढ़िए, उसमें देखिए आपको जौ भी मिल जाएगा, आपको जा भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें ख़त्म हो गए हैं, आपके हिंदी में वो आके ख़त्म हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू के साथ हमने ऐसा किया है, हम अपनी हर चीज़ के साथ ऐसा करते हैं। अब हम देखिए, अब लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। वर्नाक्युलर जो भी रीजनल ज़बानें हैं उन सब के साथ किसी हद तक उसका पॉलिटिकल यूज करते हैं। आज जितने लोग कहते हैं कि इवन रीजनल ज़बानें, जितने पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, उनके खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये लोग पढ़ें गरीब, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो इनको रूल करें। ये आज देखिए, आज यूपी से बहुत से लोग हैं बॉम्बे में जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, और वो आपके एटीएम पे प्यून हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो जी। क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं है। वो आज की जो लैंग्वेज है, जो मॉडर्न एरा की जो लैंग्वेज है, उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए वो प्यून बन रहे हैं। एक बॉम्बे का लड़का जो हाई स्कूल फेल है लेकिन जिसकी अच्छी लैंग्वेज है, वो आपके सैमसंग में आपको ब्रांच मैनेजर मिल जाएगा। जी। तो आप जो है खुद लैंग्वेज का सिर्फ एक पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं। अगर आप जैसे लोग और थिएटर में, मीडिया में और ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, उसमें क्या कर सकते हैं कि उर्दू ज़बान को बढ़ावा मिले, वो यूज़ में रहे? देखिए क्या है ना कि यूज में तो है उर्दू ज़बान, आज आप कह लीजिए कि सबसे ज्यादा यूज में है, लेकिन क्या हो रहा है ना, पुल बन जाता है और हाँ वो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, सीरियल्स में देखिएगा, फिल्म में देखिएगा तो 70% उर्दू है। मतलब हिंदी वाले ये कहते हैं कि उर्दू है। उर्दू को अच्छा कहने से हम हिंदी को बुरा नहीं कह रहे हैं। हाँ नहीं, हिंदी में बहुत अच्छी बात है भाई, हिंदी पढ़िए, हिंदी हम लोग ने सब पढ़ी, हिंदी मीडियम स्कूल्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हम उर्दू को भी प्यार करते हैं। जो चीज़ उर्दू में है उसको उसका हक देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है कि जो बड़े लोग हैं, आपके दिल्ली का आखिरी शमा जो मुशायरे पे बेस्ड प्ले है, जिसके अंदर गालिब और मीर के अशार पढ़े जा रहे हैं, उसको जब आप देखेंगे तो उसको टाइटल दिया गया हिंदी या हिंदुस्तानी। मैं कहता हूँ सारी जुबान हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है जी। अगर हिंदुस्तानी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो क्या आप पीएचडी कर सकते हैं हिंदुस्तानी में? नहीं। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपको उर्दू में पीएचडी करनी होगी जी। आपको हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल। वो सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं भाई हमारी वो यहाँ की जुबान है, आप उसका एक नाम है उर्दू, उसको उर्दू बुलाइए, ठीक है। एक किसी जबान में पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को आप पैंडर कर रहे हैं और उसलिए इस जबान के नाम को आप कुर्बान कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी आम का मौसम है, तो आप ये कह लीजिए कि लंगड़े को आप जो है वो दशहरी कह रहे हैं और दशहरी को लंगड़ा कह रहे हैं। लंगड़ा खुद में बहुत टेस्टी आम है, लेकिन दशहरी की अपनी खूबियां हैं। उसके खिलाफ हमारा कोई एजेंडा नहीं। नहीं, वो खुद उसको सीखना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। हम जब ऐसी जगहों पे रहते हैं, और ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये हमारी पूरी कंट्री के अपने कल्चर को, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृत में जो हमारा कल्चर जुबान है। आज आनंद वर्धन को कौन पढ़ रहा है? जी। आज पतंजलि को कौन पढ़ रहा है? आज नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि हमने संस्कृत खत्म कर दी। आज सूरदास और कबीरदास को कौन पढ़ रहा है? क्योंकि हमने हिंदी खत्म कर रहे हैं। हम तो जहाँ पे रहते हैं हम हिंदी के लिए भी लड़ते हैं, हम संस्कृत के लिए लड़ते हैं और हम उर्दू के लिए भी लड़ते हैं। लेकिन
जब हम हिंदी के लिए लड़ते हैं, जब हम संस्कृत के लिए लड़ते हैं तो हम अच्छे हिंदुस्तानी साबित होते हैं। जी। जब हम उर्दू के लिए लड़ते हैं तो हमें वहाँ जरा गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये नजरिया होने दीजिए। जी, आइए मुंबई की तरफ आएं और हमें ये बताएं, आपने फिल्मों में भी काम किया जी। और थिएटर में तो आप काम करते ही हैं, दोनों में एक्टिंग में क्या फ़र्क है? अदाकारी में कुछ फ़र्क है क्या? एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं है या नहीं? एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं है। मीडियम थोड़ा सा अलग है। फ़र्क है। थिएटर में क्या है कि ऑडियंस खुद आपके क्लोजेस ले लेगी, ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको वो खुद देखेगी। कैमरे का काम अगर कर लेगी। हम जो हम बात कर रहे हैं, अगर ऑडियंस मुझे नहीं देखना चाहती है तो अपने आप आपको देखेगी, लेकिन कैमरा के थ्रू हमारा कैमरा शायद सिर्फ मुझे ही दिखाए, तो आप जो अच्छा भी कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा। जी। तो थिएटर में ये है, लेकिन अगर मतलब थिएटर में आप खुद कंसंट्रेट कर सकते हैं कि क्या देखना चाहते हैं। फिल्म में एक डायरेक्टर के नज़रिए से आप देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है, और बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम है फिल्म। ऐसा नहीं है कि थिएटर है तो सिर्फ थिएटर ही, थिएटर का अपना अलग चार्म है, फिल्म का अलग चार्म है। पर एक एक्टर के लिए एक लाइव परफॉर्मेंस करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि फिल्म में तो आप शॉट बाय शॉट ले रहे हैं और रीटेक्स होते हैं जो भी है। देखिए क्या है ना कि ये कहलाता है प्लेइंग अ रोल, प्लेइंग अ कैरेक्टर। प्ले जितना आसान होता जाएगा उतना आपको कम मज़ा आएगा। जी। प्ले जितना टफ होगा, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर बहुत टफ मैच है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसको खेलने में। तो प्लेइंग अ रोल मीन्स एक किसी किरदार को खेलना। जी। और अगर उसको खेलना मुश्किल है, अगर किरदार मुश्किल है या जिस इन्वायरमेंट में आप प्ले कर रहे हैं वो मुश्किल है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसको खेलने में। थिएटर में क्या है कि रीटेक नहीं है, आपका वन टेक है और वही फाइनल टेक है। जी। तो उसमें जब आप एक किरदार 2 घंटे 3 घंटे तक के प्लेस में करते हैं तो आपको एक अलग थ्रिल मिलता है कि भाई मैंने ये बहुत एक चैलेंजिंग है। एक चैलेंज है कि आपको 3 घंटे तक लगातार परफॉर्म करना है और आपको उस कैरेक्टर में रहना है। फिल्म में क्या है कि आपके पास इम्प्रूव करने के चांसेस है। आपने एक टेक दिया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आप एक रीटेक देते हैं। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ज़्यादा हैं। आप कैमरा के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस में दखल है, बहुत सारी चीज, प्रोसेस डिफरेंट है, सो उसका आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं। जी। लेकिन क्या है ना कि वो डिस्टर्बेंसेस भी कहीं ना कहीं जब आपकी मास्टरी हो जाती है उस पर, तो वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आप टेक्निकलिटीज़ को समझ गए तो आप लेंस के हिसाब से परफॉर्म करेंगे। आप ट्रॉली शॉट है तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से मूव करना है इस कैमरा के साथ, तो उसका एक अपना अलग मज़ा है। फिल्म इज़ मोर टेक्निकल मीडियम, लेकिन उस एक्टर के लिए जब वो जिस वक्त परफॉर्म कर रहा है उस वक्त उसके लिए जब मैं एक्शन और कट के बीच का जो वक्फा होता है वो मेरे लिए करीब करीब थिएटर ही है। लेकिन थिएटर में ऑडियंस दूर है तो उसके हिसाब से हमें प्ले करना पड़ता हर है। मीडियम के अपने लवाजमात हैं, उसको समझना है और उन्हें हाँ, अगर आप उनको समझ के करेंगे तो फिर तो आपको मज़ा आएगा। तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, थिएटर भी इंजॉय करता हूँ और फिल्म और टीवी मीडियम जो है वो भी बहुत इंजॉय करता हूँ। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर थिएटर से आप फिल्म की तरफ आते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं, आसान देखिए कुछ नहीं है। क्या होता है कि आप एक लेबोरेटरी है थिएटर, जी। जहाँ आप सारी टेस्टिंग करके आते हैं, तो आपको पता है कि आप लफ्ज़ों से कैसे खेल सकते हैं, आप किस तरह, मतलब एक नॉर्मल आदमी जब आता है फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर मतलब टीवी इंडस्ट्री में, तो वो सारा कुछ ऐसे ही करता है जैसे वो खुद है। लेकिन एक जो थिएटर का एक्टर जब आएगा तो वो कैरेक्टराइजेशन पे कंसंट्रेट करता है जी। वो सब कुछ अपनी ही तरह नहीं करता। आप नसीर भाई को परफॉर्म करते देखेंगे, एक वेरिएशन दिखेगा आपको कैरेक्टर्स में। वो लोग जिन्होंने थिएटर नहीं किया उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिखेंगे आपको एक थोड़े दिनों के बाद। ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ये बताएं आजकल आप कौन सा ड्रामा या कौन सी फिल्म, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैं अभी ये पृथ्वीराज चौहान स्टार प्लस पे था, वो कर रहा था, जिसमें मोहम्मद गौरी का किरदार मैं कर रहा था। और अभी वो इसी मंथ में ऑफ एयर हुआ है, क्लाइमेक्स हो गया उसका। अब मैं एक शो कर रहा हूँ एनडीटीवी इमेजिन के लिए जी, जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं शूटिंग विद इन 10 days। तो वो भी काफ़ी अच्छा शो है, काफ़ी बड़ा शो है और काफ़ी अहम किरदार है। समंदर के किनारे पर न मैं हूँ और न बस तुम हो,
कई तन्हाई बैठी हैं। कुछ एक शोहरत भी हाजिर हैं, कई रुसवाई बैठी हैं। अलग अंदाज है सबका, अलग है सोच भी सबकी। तुम्हें लहरें बुलाती हैं, मैं लहरों को बुलाता हूं। कोई मौजों को गिनता है, कोई बस शोर सुनता है। कोई ये देखता है कि समंदर है वसी कितना। कोई लहरों की बेचैनी, कोई अपने मसाइल से बुझा बैठा है साहिल पे। समंदर में उतर जाने को हैं बेताब कितने, और सजाए आंख में अपनी न जाने ख्वाब कितने। और कई नाकाम बैठे हैं रखे यूं हाथ को दिल पे, कि जो कश्ती अभी डूबी है थी वो आरज़ू उनकी। इसी वजह से कहता हूं, समंदर के किनारे पर न मैं हूं और न बस तुम हो, कई तन्हाई बैठी है। कुछ एक शोहरत भी हाजिर हैं, कई रुसवाई बैठी है। अलग अंदाज है सबका, अलग है सोच भी सबकी। लेकिन मैं चाहता था कि जो मोहम्मद गौरी में मैंने किया है, मैं सिमिलर कैरेक्टर ना करूं। मैं दूसरी तरह का, टोटली अपोजिट कैरेक्टर आप कह सकते हैं, तो उस तरह का ही किरदार मैं कर रहा हूं। और फिल्म के फ्रंट पे भी एक फिल्म है जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो बन जाए, और तो फिल्म के फ्रंट पे भी उस तरह से काम हो रहा है। थिएटर में मैं चूँकि इसमें बिजी हूँ, तो ऐसा नहीं कि थिएटर एकदम छोड़ दिया। हम लोग थिएटर एट होम करते रहते हैं जी। थिएटर एट आर्ट गैलरीज हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे शोज़ किए हैं। आर्ट गैलरीज में जब इनॉग्रेशन होता है, ऑडियंस के पास ही उसको पहुंचा देते हैं। हाँ, मतलब थिएटर आप नहीं आ रहे हैं तो हम थिएटर को लेके आप तक पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे इरफान कि आपको अपने लिए भी काफ़ी वक्त मिले, फिर नाजरीन के लिए भी आप बहुत सारा वक्त निकाल पाएँ, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे और थिएटर में। आपके साथ बहुत दिलचस्प बातचीत रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आदाब। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नया शुमारा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।